भारत ऐसा देश जो हमेशा से ही अपनी भव्यता एवं महत्वता के लिए जाना जाता रहा है। पुराणों व ग्रंथों से लेकर प्राचीन इमारतें व इतिहास इसमें सजोए हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस देश पर कितने ही राजा, वायसरायज एंड जनरल ने अधिकार किया? आज हम इन्हीं जनरल से वायसराय तक का सफ़र इसी इतिहास में जानेंगे व समझेंगे। शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस भी आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो आइए आज हम जानेंगे कंपनीज के गवर्नर जनरल्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, पर व्यापार के बहाने वह ब्रिटिश साम्राज्य का पताका लहराना चाहते थे और ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ पर फल फूलने देना चाहते थे, और इसका फ़ायदा उन्होंने बखूबी उठाया। रॉबर्ट क्लाइव ने जिस तरीके से जो डील्स एंड पॉलिसीज़ अपनाई, तो वह इस तरीके से इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि ब्रिटिश को ये लगने लगा कि वह भारत में पूरी तरीके से अपना अधिकार कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण मुग़ल सल्तनत का पतन होना। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी के अंदर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी सूरत से। उसके बाद वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश में अपना साम्राज्य घोषित कर दिया। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई ये तीनों प्रेसिडेंसी में आती थी। इसमें कलकत्ता इनका मुख्य केंद्र था। रॉबर्ट क्लाइव, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसने बंगाल में शासन तो नवाबों को दिया, परंतु राजस्व यानी कि टैक्सेस और सैनिक जो प्रोटेक्शन थी और या फिर जो फॉरेन मैटर्स थे, विदेशी मामले, वह कंपनी के पास ही रखे। जिससे पता चलता है कि उन्होंने जो नवाबों को गद्दी पे बैठा रखा था, वो एक तरफ से कठपुतली का काम करते थे और वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही मेन डील किया करता था। परंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पास हो जाने के बाद कंपनीज के ऊपर एक पार्लियामेंट यानी कि संसद का एक कंट्रोल हो गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर्स को अब अंग्रेजी क्षेत्रों व कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इनका कार्यकाल 5 ईयर्स तक सुनिश्चित किया गया। इसका फर्क भारत पे यह पड़ा कि मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसीज अलग अलग आती थी, वह सिर्फ कलकत्ता के अंडर में ही आ गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर बनते ही दीवानी एवं फौजदारी अदालतें बनवाई कि ये छोटे मोटे केसेस और जो नॉर्मल तरह के जो केसेस होते थे वो यहाँ सॉल्व किए जाते थे। इसने मुस्लिम एजुकेशन के लिए मदरसा बनवाए जहाँ पर मुस्लिम्स को एजुकेशन दी जाती थी। इसी के समय भगवत गीता को ट्रांसलेट कराया गया विलियम विंकिंस के द्वारा हिंदी से इंग्लिश में। इसने 1774 में एक एक्ट पास कराया जिसके थ्रू एक हाई कोर्ट का निर्माण किया गया, किंतु यह हाई कोर्ट केवल कलकत्ता और उसके एरिया के लिए ही था। अगर इसके बाहर के मैटर्स लिए जाते थे तो उसके लिए ये कंडीशन हुआ करती थी कि दोनों पार्टीज अगर अग्री करेंगी तो इसी वजह से उन दोनों के मैटर्स वहाँ सुलझाए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इन्हीं के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन हुआ। जिस समय इनका कार्यकाल पूरा हुआ उसके तुरंत ही बाद जो दूसरे गवर्नर बनाए गए वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने आते ही क्या काम किया। सबसे पहला, जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो कोर्ट्स बनाई थी उनको इन्होंने रुकवा दिया। इन्होंने एक न्यू रोटेशन कोर्ट्स बनाई जो कि 3 कोलकाता में थी और 1 बिहार के अंदर। मीन्स की जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि रोटेशन कोर्ट्स थी, कि मीन्स कोर्ट्स खुद जाती थी जहाँ पे एक केस होता था। यही पहला गवर्नर था जिसने पुलिस संगठन का गठन किया, पुलिस स्टेशन बनवाए। सबसे महत्वपूर्ण जो ये जाना जाता है वह इसके लिए कि इसने इंडियंस को कोई भी बड़ी रैंक नहीं दी थी, क्योंकि जैसे कि जो हायर पोजीशंस हुआ करती थी उस समय, डिप्टी कलेक्टर की, आमीन की, सूबेदार की, वैसी कोई पोस्ट इन्होंने इंडियंस के लिए नहीं रखी थी। इसने एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया लैंड से रिलेटेड, जो कि यह था कि जो किसान जो फसल उगाते थे उसमें इसने क्या किया कि 90% टैक्स जो था वो कंपनी को लेने के लिए मजबूर किया और 10% केवल किसानों को रखने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म था। एंड ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। इसी ने सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उस समय
सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स को मेन इम्पोर्टेंस दी। आगे हम पढ़ेंगे थर्ड गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली हम इसके नाम से ही जानते हैं कि यह किस वजह से फेमस था, टीपू सुल्तान के पीरियड के लिए, राइट। यह खुद को लॉयन कह के बुलाता था, इसी वजह से इसे कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि लायन किस गवर्नर ने अपने आप को कहा था, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर का जो वॉर हुई थी 1799 के अंदर, उसमें टीपू सुल्तान इसी की वजह से मारा गया था। और उस समय निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे और मराठास थे, उन्होंने इनकी हेल्प की थी, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अपना साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था और उनको उससे डर था। इनके बीच में ब्रिटिश सरकार के साथ एक डील हुई थी कि जो टीपू सुल्तान के हारने के बाद जो ज़मीन है वो इन्हें मिल जाएगी। इसने कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज खुलवाया। इसकी तुरंत पोजीशन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस से 1805 में गद्दी पे बैठाया गया एज अ गवर्नर, मगर उनके तुरंत बैठने के बाद ही उनकी डेथ हो गई। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इन हीज टाइम दे मेड एग्रीमेंट विद रंजीत सिंह फॉर अमृतसर। ये इसी वजह से फेमस है कि इन्होंने रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी की थी जो अमृतसर से रिलेटेड थी। जैसा कि हमने पढ़ा था 1733 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज का जो रोल था वो पे संसद का वर्चस्व हो गया था और वो तीनों प्रेसिडेंसीज में से सिर्फ एक बंगाल की प्रेसिडेंसी काउंट हो रही थी। इसके बाद ही 1833 यानी कि 1833 में एक चार्टर एक्ट बनाया गया संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, उनके अकॉर्डिंग। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपनी का पूरा राइट्स ख़त्म कर दिया और इसे ब्रिटिश के अंडर में ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग बंगाल के जो गवर्नर्स थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसकी बदौलत सबसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे काम किए जो आज याद किए जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था जो इन्होंने इंडिया के लिए किया था वह राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा का एंड किया। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को जबरदस्ती आग के हवाले कर दिया जाता था और वह उसे देवी की तरह पूजा करते थे। तो इस प्रथा की कुछ कृतियाँ थी के कारण राजा राम मोहन राय ने ये डिस्कशन किया लॉर्ड बेंटिंग के साथ और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये बिल्कुल एक अपराध है, एक कानूनी लीगली बेकार चीज़ है, ये इसको रोकना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए एक एक्ट पास किया और इसके अकॉर्डिंग इसके लिए एक सज़ा का प्रावधान किया। इन्होंने अपने समय में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। इन्होंने मैकॉले शिक्षा पर जोर दिया। मैकॉले शिक्षा क्या थी कि जो मैकॉले थे उन्होंने इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए यह कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए कि उनकी लोकल लैंग्वेजेस से ही उन्हें एजुकेशन दी जाए, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं उनकी जो लैंग्वेज रहेगी वो सिर्फ इंग्लिश रहेगी। ये मैकॉलेज एजुकेशन थी। इसने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो रैंक जो इंडियंस को नहीं दे रखी थी जो बड़े बड़े पोस्ट पे, इसने वह रैंक इंडियंस को दी। इंडिया के अंदर छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, शिशु हत्या जो बोलते थे, और इवन की जो नरबली हत्या होती थी कि जो बलियां दी जाती थी उसको भी इसने रुकवाया और बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे काम करवाए जिसकी वजह से यह आज भी जाने जाते हैं। इनके बाद जो दूसरे गवर्नर हुए चार्ल्स मैटकैफे, इसने ये जाने जाते हैं फादर ऑफ द प्रेस क्योंकि इन्होंने प्रेस के ऊपर से जो पत्रकार हैं, न्यूज़ हैं, उनके ऊपर से राइट्स ख़त्म कर दिए जो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर लगा रखे थे कि उनको उनके अंडर में कंट्रोल में रह के काम करना है, वो कुछ ऐसी पब्लिकेशंस नहीं कर सकते थे। उस चीज़ की इन्होंने फ्रीडम दे दी और वो राइट्स इन्हें वापस से दिलवाए। जैसे इन्हें प्रेस का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। सो गाइज, आज हमने पढ़ा है जो 1773 का एक्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा है और उसमें हमने 2 गवर्नर्स के बारे में पढ़ा है चार्टर एक्ट में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड चार्ल्स मैटकैफे। कल हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं और आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ दे सकूं। धन्यवाद।